So there are two types of investment. One is called fixed investment and the other one is इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. यही दोनों चीज नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे हम. फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. ओके, इन्वेंट्री. ठीक है. सो इन्वेस्टमेंट कौन सी? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. नाम से ही पता चल रहा है. हमने कहा इन्वेस्टमेंट क्या है? सच एक्सपेंडिचर और सच यूसेज ऑफ मनी विच इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ एसेट्स आइदर और इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी. लेकिन कौन सी? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. ठीक है. तो ये किसके ऊपर? सच यूसेज ऑफ मनी विच इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ एसेट. ठीक है. तो एसेट्स भी दो तरह के होते हैं, एक फिक्स्ड एसेट और एक करेंट एसेट. ठीक है. तो इन्वेस्टमेंट क्या है? यूसेज ऑफ मनी, सच यूसेज ऑफ मनी जो एसेट्स की वैल्यू बढ़ाता है. तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कौन सा हो जाएगा? किन एसेट्स के ऊपर हमने यूज किया होगा मनी, या जो खर्चा किया वो किन एसेट्स के ऊपर किया होगा? ऑब्वियसली फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर. ठीक है. तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है? द यूज ऑफ मनी और सच एक्सपेंडिचर विच इज मेड ऑन फिक्स्ड एसेट. ठीक है. और विच इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट. ठीक है. ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होगी. द अमाउंट ऑफ मनी विच इज यूज्ड आइदर ऑन परचेजिंग और इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ फिक्स्ड एसेट. या तो फिक्स्ड एसेट को परचेज करने के लिए किया गया खर्चा है या उनकी कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या खर्चा है. ठीक है. तो दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. ठीक है. अब वो फिक्स्ड एसेट हमें पता है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी. ठीक है. ये सारे हमारे क्या है? फिक्स्ड एसेट्स हैं. तो इनके ऊपर किया गया खर्चा जो है वो हमारी क्या कहला जाएगा? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. ओके. तो सच यूसेज ऑफ मनी और द अमाउंट ऑफ मनी विच इज spent or used either to purchase the fixed assets or to increase the capacity of fixed assets. Fixed assets को या तो परचेज या फिर उनकी कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए किया गया है. नेक्स्ट थिंग, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. ओके. सो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री क्या है? इन्वेंट्री इज रिलेटेड टू द स्टॉक. ठीक है. सो जनरली एक ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्शन और ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर और पीरियड द बिजनेसमैन और द कंपनी होल्ड्स द स्टॉक ऑफ either finished goods, semi-finished goods और raw material. ठीक है. During their accounting year एक businessman जो है कुछ stocks hold करके रखता है, unsold stock जिसको हम कहते हैं. वो finished goods, semi-finished goods और raw material का हो सकता है. ठीक है. So वही हमारा क्या है? Inventory investment. That means वो current asset होते हैं ना. ठीक है. तो वो amount of money जो current assets को परचेज करने के लिए खर्च किया गया है वो क्या होता है? Inventory investment. ठीक है. The amount of money which is spent or used in purchasing current assets. ठीक है. क्लियर. वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है. बेसिकली इन्वेंट्री है तो स्टॉक की बात करेंगे. स्टॉक किस किस का हो सकता है? वो फिनिश गुड्स का भी हो सकता है, वो सेमी फिनिश गुड्स का भी हो सकता है और वो रॉ मटेरियल का भी हो सकता है. ठीक है. तो बेसिकली ये जो स्टॉक है वो फिनिश गुड, सेमी फिनिश गुड या रॉ मटेरियल खरीदे भी तो होंगे उसने. भाई रॉ मटेरियल खरीदा, सेमी फिनिश गुड भी खरीदी हो सकती है. ठीक है. तो ये वो करंट एसेट्स हैं जो एक प्रोड्यूसर ने या एक बिजनेसमैन ने खरीदे और उनको होल्ड किए हुए हैं ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर. ओके. सो हम बात करते हैं जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है जो एक पर्टिकुलर ईयर में किया. क्यों? क्योंकि स्टॉक जो होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं. जब अकाउंट में हम पढ़ते हैं तो दो तरह के स्टॉक हमें मिलते हैं. एक तो स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस, दूसरा क्लोजिंग बैलेंस. ठीक है. दो बैलेंसेज होते हैं स्टॉक के. ठीक है. तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि इस स्टॉक का कौन सा पार्ट बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर ईयर? विच पार्ट? सपोज 20 लाख के स्टॉक है, फिनिश, सेमी फिनिश और रॉ मटेरियल टोटल मिला के 20 लाख के स्टॉक होल्ड किए हैं. इन 20 लाख में से कितना, कौन सा पार्ट, ठीक है, हाउ मच प्रोपोर्शन आउट ऑफ दिस टोटल स्टॉक बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर ईयर, इस साल का कितना है. ठीक है. तो वो कैसे, मतलब जो इस साल परचेज किया है करेंट ईयर का, वो कैसे निकालते हैं हम? क्लोजिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. करंट ईयर का स्टॉक आ जाता है हमारे पास. ठीक है. तो दैट मींस इस साल का स्टॉक है या फिर इस साल परचेज किया होगा इन्होंने. ये रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश गुड इस साल परचेज किए, इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में परचेज किए हैं. तो हमें वो इन्वेस्टमेंट इसी साल की कंसीडर करनी है ना.
भाई हम जो इन्वेस्टमेंट लेके चल रहे इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो इसी साल की हमने कंसीडर करनी है। तो इस साल का जो बैलेंस है वो कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। इस साल के बिगिनिंग में ओपनिंग स्टॉक को हम स्टॉक एट द और इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड क्लोजिंग स्टॉक को स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, दो चीजें लिखी मिलेंगी। इस साल का कौन सा है, करंट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कौन सी है, दोनों का डिफरेंस हमारी करंट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, करंट ईयर्स इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ऐसे ही निकालते हैं अकाउंट्स में भी। सो दैट इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। दो चीजें मिलेंगी, स्टॉक होल्ड बाय द बिजनेसमैन और द कंपनी in the beginning of the year and stock held at the end of the year। हमें निकालना है डिफरेंस, ठीक है, वो हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हो जाएगा करंट ईयर का। ओके, तो ये दो तरह की इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट आता है, जब हमारे पास फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है तो किस पे किया, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इज द अमाउंट ऑफ मनी विच इज स्पेंट टू परचेज द फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट को परचेज करने के लिए जो पैसा खर्च किया वो क्या है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। अब फिक्स्ड एसेट हमारे पास आई तो उनके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगता है, मतलब उनकी मार्केट वैल्यू सेम तो नहीं रहती है, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू चेंज होती है और उसके पीछे रीजन है, और वो चेंज क्या है, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू ओवर द ईयर रिड्यूस होती है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट, द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट रिड्यूसेस और गेट्स रिड्यूस ओवर द ईयर टू ईयर फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। रीजन बीइंग दो चीजें आती हैं, एक आता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशन, ठीक है, या ड्यू टू ऑब्सोल्यूशन, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशन एंड जिसको फोरसीन और अनफोरसीन भी कहते हैं, तो एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशन, भाई ऑब्सोलीट हो जाने का मतलब क्या है, द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट, वैल्यू की एसेट सॉरी एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो गई है, दैट मीन्स एसेट ऑब्सोलीट हो गई है, ठीक है। रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड भी हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड भी हो सकते हैं। एक्सपेक्टेड टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, डिमांड पैटर्न चेंज हो गया, नॉर्मल वियर एंड टियर हुई, भाई यूज करते हैं तो नॉर्मल वियर एंड टियर, टूट फूट घिस गई, ठीक है, मशीन, ओके, तो नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से भी वैल्यू रिड्यूस होती है। दूसरा होता है अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड होता है लाइक नेचुरल कैलेमिटी, ठीक है, एकदम से भूकंप आ गया, प्लांट ही रह गया, मशीनरी डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है। तो हमने तो नहीं सोचा था जब वो मशीनरी इंस्टॉल की थी या प्लांट लगाया था कि हाँ भूकंप आएगा ही आएगा इतने सालों बाद या एक साल बाद या इतने दिनों बाद, ठीक है। तो वो क्या थे, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशन, वेल मशीन बिल्डिंग के साथ ही बरी हो गई ना, तो क्या मशीन की वैल्यू बच गई, कुछ नहीं ना, स्क्रैप वैल्यू भी नहीं बची होगी उसकी, तो क्या पता, ठीक है, तो उसकी वैल्यू खत्म हो गई है, कम हो गई है, तो ये अनएक्सपेक्टेड लॉस है, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशन था, ठीक है। तो वैल्यू रिडक्शन हमारा डेप्रिसिएशन होता है, हमें इतना पता है कि एक एसेट की फिक्स्ड एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है ओवर द ईयर ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, और यू कैन से एक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशन और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशन की वजह से वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, तो उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, क्लियर। तो डेप्रिसिएशन इज व्हाट, बेसिकली द वैल्यू रिडक्शन और रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, दैट इज व्हाट डेप्रिसिएशन। ये हम पढ़े हैं, अकाउंट्स में भी पढ़ते हैं वैल्यू रिडक्शन। वजह क्या क्या है, दो है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशन और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशन, ठीक है। एक्सपेक्टेड जो फोरसीन है, जिनके बारे में पता होता है पहले कि हाँ भाई इन वजहों से हमारी एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस होगी ही होगी, ठीक है, जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो जाना, चेंज इन टेक्नोलॉजी, भाई ओवर द ईयर्स टेक्नोलॉजी चेंज होती है, इनोवेशन आती है, ठीक है, नई मशीन आती रहती है, पुरानी को रिप्लेस कर देंगी वो, ठीक है। तो पुरानी मशीन की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई या खत्म हो गई, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तो वी हैव टू रिप्लेस दैट ओल्ड मशीन, हमें नई मशीन से रिप्लेस करना पड़ेगा उसे। डिमांड, चेंज इन डिमांड चेंज हो गई, इस वजह से हमारे जो एसेट थे या फिक्स्ड एसेट थे उसकी वैल्यू खत्म हो गई या कम हो गई, ठीक है। जैसे पूरा पहले लाइक ब्लैक एंड वाइट टीवी चलते थे, फिर जैसे कलर्ड टीवी आए, ओके, इसी तरीके से पहले लाइक रोल कैमरास चलते थे, आज डिजिटल कैमरास आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से वो मशीनें या वो लाइक फिक्स्ड एसेट्स जो उन तरह के प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए खरीदे गए थे, और जब डिमांड चेंज हो गई,
जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवीज की डिमांड नहीं रही तो उनको बनाने वाली मशीन की भी डिमांड नहीं रही होगी ना। अब तो कौन से लाइक देन कलर टीवीज आए, देन प्लाज्मा, देन एलसीडी, देन एलईडीज आए, ठीक है। सो ये क्या था, डिमांड पैटर्न चेंज हुआ, तो उन पुराने प्रोडक्ट को बनाने वाली मशीन को हमें रिप्लेस करना पड़ा होगा विद द न्यू मशीन। तो पुरानी मशीन किसी काम की नहीं रही ना, तो उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो गई, खत्म, क्योंकि नई आ गई है, ठीक है। तो पुराने वाले की वैल्यू खत्म हो गई है, रिड्यूस हो गई है। तो ये हमारे एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस है कि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई या डिमांड चेंज हो गई। देखो टेक्नोलॉजी चेंज का मतलब है जो मशीन हम यूज कर रहे हैं उसी का ही एक अपग्रेडेड या अपडेटेड वर्जन आ जाता है, ठीक है। बनाते उसी तरह के प्रोडक्ट है, ठीक है। मशीन चेंज हो गई है, प्रोडक्ट वही बन रहा है, ठीक है। तो वो टेक्नोलॉजी में चेंज कंसिडर किया जाएगा। चेंज इन डिमांड का मतलब है प्रोडक्ट की डिमांड चेंज हो गई है, ठीक है। तो उस वजह से हमें अपनी टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करना पड़ेगा या पुरानी मशीन को रिप्लेस करना पड़ेगा। एक तो टेक्नोलॉजी को ही चेंज कर देती है, प्रोडक्ट वही बनता रहता है, दैट इज चेंज इन टेक्नोलॉजी, राइट। ओके, एक है चेंज इन डिमांड, लाइक हैंडलूम्स एंड पावर लूम्स, ठीक है। जो कपड़े टेक्सटाइल मिल्स में हैंडलूम्स एंड पावर लूम्स, चंदरें बनती थी पहले हैंडलूम से बनती थी, ठीक है। आज पावर लूम्स में मशीनों से बनती तो वही बेडशीट्स है, लेकिन क्या हुआ, टेक्नोलॉजी चेंज हुई ना, मशीनें चेंज हो गई, ठीक है। पहले वो हैंडलूम्स थी, हाथों से काम होता था उनमें, वो शिफ्ट करने पड़ते थे, ठीक है। लेकिन आज पावर लूम्स है तो मशीनें चलती हैं, बन तो वही प्रोडक्ट रहा है, तो प्रोडक्ट की डिमांड में चेंज नहीं है, प्रोडक्ट वही है, टेक्नोलॉजी ही चेंज हुई। तो पुरानी वाली जो मशीन थी उनकी वैल्यू रिड्यूस हो गई। यहाँ पे क्या हुआ, चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, दैट मीन्स जो प्रोडक्ट बन रहा है अब उसकी डिमांड नहीं है मार्केट में, कोई दूसरे तरह का प्रोडक्ट लोग मांग रहे हैं, तो भाई उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मशीन भी हमें दूसरी खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। क्लियर, ओके। जैसे लाइक कॉटन टेक्सटाइल्स हम पहले लाइक खादी यूज करते थे, फिर उसके बाद सिंथेटिक फाइबर आया, ठीक है। तो वो मशीनें जो उसके लिए यूज होती थी अब वो सिंथेटिक के लिए में भी यूज नहीं होती होगी, तो हमें मशीन को रिप्लेस करना पड़ा। तो चेंज इन डिमांड, प्रोडक्ट की डिमांड ही चेंज हो गई, तो हमें मशीनें चेंज करनी पड़ी। तो ये सारे एक्सपेक्टेड, हमें पता है कि ओवर द ईयर्स टेक्नोलॉजी और डिमांड चेंज होती है, ठीक है। तो हमारी मशीन कुछ टाइम बाद जो है उसकी वैल्यू रिड्यूस हो ही जाएगी। तो एक्सपेक्टेड या फोरसीन ऑब्सोलेसेंस होते हैं जिनके बारे में हमें पहले से पता होता है। ये होते हैं अनएक्सपेक्टेड, लाइक नेचुरल कैलेमिटीज होती है, ठीक है। ये हमें पता नहीं होती है, एक्सपेक्टेड नहीं होती है, फोरसीन नहीं होती है, ठीक है। क्लियर, इनकी वजह से भी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, ओके। जैसे भूकंप आया, प्लांट डिस्ट्रॉय हो गया तो मशीन भी डिस्ट्रॉय, प्लांट की वैल्यू भी गई, मशीन की वैल्यू भी गई, ठीक है। सो डेप्रिशिएट हो गई ना, ओके। नाउ द पॉइंट इज अगेंस्ट द एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, against the expected obsolescence we can make a reserve fund, जिसको हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। पढ़े हैं 11th में हम अकाउंट्स में, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड हम बनाते हैं, ठीक है। सो अगेंस्ट द एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, जिनके बारे में, जिन ऑब्सोलेसेंस के बारे में हमें पता होता है, जिन लॉसेस के बारे में हमें पता होता है, उनके अगेंस्ट हम एक रिजर्व फंड बना लेते हैं, ठीक है। क्यों बनाते हैं कि जब मशीनरी ऑब्सोलीट हो जाती है, आउटडेट हो जाती है या उसे रिप्लेस करना पड़े, तो हमें एक साथ एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, लाखों करोड़ों की मशीन है, तो एकदम से वो पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हर साल, ठीक है, एक छोटा छोटा अमाउंट जो है एक फंड में जमा कर देते हैं, ताकि जिस टाइम या जिस दिन वो मशीन रिप्लेस करनी पड़ेगी तो उसी दिन हमें उतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक रिजर्व फंड बना लेते हैं जिसको हम डेप्रिसिएशन रिजर्व। तो वो किसके अगेंस्ट बनता है, जिसके बारे में हमें पता हो कि भाई हमें पता है कि इस मशीन की लाइफ 10 साल है, 10 साल तक ये चलेगी, ठीक है। सो 10 ईयर्स के लिए हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड 10 ईयर्स के लिए बना सकते हैं, ठीक है। जब हम अनएक्सपेक्टेड, पता ही नहीं है कि भूकंप कल आने वाला है, 10 साल बाद आएगा, तो हमारी जो मशीनरी हमने इंस्टॉल की है, आज इंस्टॉल की, कल ही भूकंप आ गया, डिस्ट्रॉय हो गई, तो कहाँ से बनाएंगे, ठीक है। तो अनएक्सपेक्टेड के अगेंस्ट हमें, या हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड नहीं बनाते। तो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या है, ये पता है, अ फंड इज क्रिएटेड against the expected obsolescence in order to meet out the cost of replacement of the machinery or fixed assets, ठीक है। फिक्स एसेट की रिप्लेसमेंट कॉस्ट को मीट आउट करने के लिए हमने एक फंड बना लिया है, ठीक है, जिसको हमने डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड का नाम दिया है। क्लियर, ऐसा ही करते हैं हम कि उसकी कॉस्ट भाई रिप्लेस करेंगे तो नई मशीन लाखों करोड़ों की आएगी, तो एकदम से वो पैसा कहाँ से आएगा, तो हमने वो छोटा छोटा अमाउंट जोड़ना शुरू कर दिया है, एक तरीके से रिजर्व करना शुरू कर दिया है, ठीक है, जो कि एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस के अगेंस्ट बनता है, अनएक्सपेक्टेड के अगेंस्ट नहीं बनता है, ठीक है। क्लियर, ये चीजें अभी तक हम अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ते आए हैं।
नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाते क्यों हैं? जैसे अभी बताया कि वो एक कलेक्टिव अमाउंट हमें ज़रूरत होती है, ठीक है, तो उतना पैसा उस टाइम पे बिजनेस के पास हो या ना हो तो उसे मे भी बोरो करना पड़े, उधार लेना पड़े, ठीक है, तो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं स्मॉल अमाउंट रिजर्व में डालना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो इसलिए डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड मेंटेन करते हैं। दूसरी बात, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, क्लियर, सेकंड थिंग, इफ वी डू नॉट मेंटेन द डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड एंड एट द टाइम ऑफ रिप्लेसमेंट और obsolescence, जब obsolete हो गई है, we do not have the business do not have sufficient amount of money, the business will not be able to replace the machine, as a result उसकी क्या घट जाएगी, प्रोडक्ट की पुरानी मशीन है, obsolete हो गई, क्या उतना ही प्रोडक्शन कर पाएगी जितना जब उसे इंस्टॉल किया गया था, नई थी, तो उस कैपेसिटी से प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, तो प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन घट जाएगा, प्रोडक्शन घटेगी तो क्या होगा, प्रॉफिट घट जाएंगे, प्रॉफिट घटेंगे, इनकम घटेगी तो क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फर्दर, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट घट जाएंगे, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट घटेंगे तो फर्दर क्या होगा, फिर प्रोडक्शन घट जाएगा, जिस तरीके से एक साइकिल क्रिएट हो जाएगा कि आज ऑब्सोलेसेंस की वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी डाउन हुई, प्रॉफिट्स रिड्यूस हुए, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हुई, फिर फर्दर प्रोडक्टिविटी डाउन होगी, तो इस तरीके से क्या होगा, बिजनेस बंद हो सकता है, ठप या लॉसेस में जा सकता है। इसलिए हमें डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड मेंटेन करना जरूरी, ताकि हम लॉसेस में ना जा पाए, वो लॉसेस इकट्ठा लॉस हमें बेयर ना करना पड़े, ठीक है, इसलिए वो रिजर्व फंड हम मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो। इसमें हमें एग्जाम्पल्स आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में एग्जाम्पल दिए होंगे और हमें कैटेगराइज करना है कि ये स्टॉक का पार्ट है या फिर फ्लो का पार्ट है, ठीक है। अब बेसिकली मीनिंग क्या है, सिर्फ छोटा सा मीनिंग है स्टॉक का और फ्लो का। व्हाट इज द स्टॉक एंड व्हाट इज द फ्लो? ओके, स्टॉक का मतलब है the quantity or the amount which is the quantity or the amount of anything. Okay, stock का मतलब है the amount or the quantity which is measured at a point of time, ठीक है, stock is the amount or the quantity of anything which is measured at a point of time, एक point of time पे measure किया गया है। फॉर एग्जाम्पल बैलेंस शीट हम बनाते हैं, ठीक है, तो बैलेंस शीट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 31 दिसंबर को बन रही होगी या फिर 31 मार्च को बन रही होगी, ठीक है, ऐसा ही बनाते हैं, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर हम बनाते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, एज ऑन लिखते हैं हम, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च या फिर 31 दिसंबर, जो भी क्वेश्चन में गिवन होता है, ईयर एंड कब हो रहा है, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर डेट को हमने बनाई। और बैलेंस शीट क्या दिखाती है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बैलेंसेस दिखा रही होती है, लेफ्ट एंड राइट साइड, ठीक है, तो वो जो भी बैलेंसेस हैं, चाहे वो एसेट्स के हैं चाहे लायबिलिटीज के हैं, इस पर्टिकुलर डेट को है ना वो बैलेंसेस, है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, दिस इज द पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर डे या फिर पर्टिकुलर डेट को जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बैलेंसेस हैं वो हमारे क्या होते हैं, स्टॉक, ठीक है, उसे हम स्टॉक कॉन्सेप्ट कहेंगे, क्योंकि वो क्वांटिटी या अमाउंट, मॉनेटरी अमाउंट होती है ना, वो भाई मनी टर्म्स में लिखा होता है ना कि एसेट्स इतनी वैल्यू के हैं, लायबिलिटीज इतने की है, ठीक है, जो मर्जी करंट और लाइक से, ठीक है, जो मर्जी है, तो मॉनेटरी टर्म्स में हमने लिखा हुआ है, ठीक है, सो उनका जो बैलेंस है एक पर्टिकुलर डेट को 31 मार्च को हमारे पास जो मशीनरी है या जो प्लांट है उसकी वैल्यू 20 लाख है, ठीक है, तो 31 मार्च की डेट की जो वैल्यूएशन है वो है, उससे पहले की जो मर्जी रही हो हमें नहीं मतलब, हमें इस डेट की वैल्यूएशन निकालनी है, वो 20 लाख की प्लांट एंड मशीनरी है हमारे पास, ठीक है, क्लियर। सो कोई भी अमाउंट और क्वांटिटी जो एक पर्टिकुलर डे या डेट को मेजर की गई है, ठीक है, उसे हम कहेंगे स्टॉक, ठीक है, एक पर्टिकुलर डे या डेट का क्वांटिटी मेंशन किया गया किसी भी चीज का, एसेट्स और लायबिलिटीज का क्वांटिटी या अमाउंट, दैट इज कॉल्ड अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, ठीक है। दूसरी तरफ फ्लो इज द अमाउंट और द क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग which is measured, ठीक है, अमाउंट और क्वांटिटी होगी ये, ठीक है, हमें मैंने लिखा नहीं है बट दैट इज अंडरस्टूड कि वो अमाउंट और क्वांटिटी है, ओके, दैट इज मेजर्ड, अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग which is measured during a period of time, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यही चीज इंपॉर्टेंट है, a period of time and at a point of time, during a period of time and at a point of time, at a point of time का मतलब that will be a day or a date either, एक पर्टिकुलर डे या डेट होगी, ड्यूरिंग अ पीरियड मीन्स द टाइम स्पैन, हम टाइम स्पैन की बात कर रहे हैं, एक दिन या एक डेट की बात नहीं कर रहे हैं, दैट कुड बी अ मंथ, अ वीक, 15 डेज, अ ईयर, ठीक है, अ क्वार्टर, ओके, वो क्वार्टर, वो मंथ, वो ईयर, वो वीक क्या है,
टाइम स्पैन है ना, कुछ दिनों का जो ग्रुप है, दैट इज लाइक वीक भी हो सकता है, वो मंथ भी हो सकता है, ठीक है। सो सपोज इनकम मंथली और एनुअली, राइट, ऐसा ही कहते हैं, इनकम मंथली या फिर इनकम एनुअली। अब वो मंथली क्या है, 30 दिनों में कमाया ना, एक दिन जब मुझे वो मिली तो क्या वो उसी दिन की कमाई थी? नहीं ना, 30 दिन में जो कमाया वो उस दिन मिला मुझे, चाहे वो 1 तारीख को मिलती है, चाहे वो 30 तारीख को मिलती है, 10 को मिलती है, 15 को, जब भी मिलती है तो, लेकिन वो उस एक दिन की कमाई हुई इनकम नहीं है, वो उस 30 दिनों की है। तो 30 दिन क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है? पीरियड ऑफ टाइम है ना, ठीक है। सो पीरियड ऑफ टाइम का मतलब द टाइम स्पैन, ओके। सो हमारी जो इनकम होती है, हमारे जो एक्सपेंडिचर होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, दैट इज द फ्लो कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं क्वेश्चन में, ठीक है, नीचे बुक में देखो, आपको स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट में एग्जांपल दे रखे हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन आता है, इन्हीं एग्जांपल्स में से क्वेश्चन आता है। आपको स्टॉक एंड फ्लो का डेफिनेशन या मीनिंग 0.5% चांसेस है कि पेपर में आता है कि डिफाइन अ स्टॉक, ठीक है। आपको क्या होता है, इन एग्जांपल में से कोई उठा के दे, ठीक है। देखो एग्जांपल में स्टॉक है हमारे पास, वेल्थ, धन संपत्ति, एक पर्टिकुलर टाइम पे हम मेजर करेंगे कि आज के टाइम पे मेरी वेल्थ कितनी है, ठीक है। लेबर फोर्स, आज के दिन मेरे पास 10 एम्प्लॉइज हैं, कल 20 हो सकते हैं, तो डे टू डे वेरी करते हैं, ठीक है। तो मैं एक पर्टिकुलर डे में मेजर करूंगा कि आज इतने एम्प्लॉइज हैं मेरे पास। कैपिटल बैलेंस शीट में आती है, तो ऑब्वियसली बैलेंस शीट को हमने क्या कहा, वो क्या है, एक पर्टिकुलर डेट को बनती है, तो कैपिटल क्या हो गया हमारा, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। क्वांटिटी या सप्लाई ऑफ मनी इन द कंट्री, ठीक है, जो मनी की जो क्वांटिटी है, जो सप्लाई हो रही है, वो भी एक पर्टिकुलर डे को लाइक डे या डेट को मेजर होती है। बैंक डिपॉजिट, ये भी बैलेंस शीट में एसेट साइड हम दिखाते हैं, कैश एट बैंक, लाइक वो भी एक पर्टिकुलर डेट को मेजर हुए। वाटर इन द ओवरहेड टैंक, स्टॉक कॉन्सेप्ट है, हमें पता है स्टोर हुआ है कितना, ओके, आधी हो गई है टैंक, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे मेजर किया ना, ऐसा तो नहीं कहूँगा कि 10 दिनों में आधी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई, फिक्स रहता है, चेंज तो नहीं होता, तो स्टॉक हुआ, ठीक है। अगर स्पीड होती, जैसे दूसरी तरफ दे रखा है स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ ए कार बिटवीन रनिंग बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई, तो स्पीड तो चेंज हो सकती है ना, ठीक है। तो वो क्या हुआ, फ्लो, पिछले मिनट कुछ और थी, इस मिनट कुछ और हो गई है, ठीक है, वो तो चेंज हो सकती है, ठीक है। तो वो फ्लो कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन डिस्टेंस फिक्स्ड है तो स्टॉक कॉन्सेप्ट होगा, दिल्ली टू मुंबई का डिस्टेंस उतना ही रहेगा, ठीक है। राइस स्टोर्ड इन गोडाउन, स्टोर बता दिया तो स्टॉक ही है। पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, वो भी एक पर्टिकुलर डेट को मेजर हुई है, पॉइंट ऑफ टाइम को। दूसरी तरफ फ्लो है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन सप्लाई ऑफ मनी, चेंज हमेशा फ्लो में आता है किसी भी चीज का, जहां पे भी चेंज वर्ड आ गया, किसी भी चीज के आगे चेंज आ गया, फ्लो में डालना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मंथली मिला, क्वार्टरली मिला, ऐसे ही मिलता है इंटरेस्ट, ठीक है। तो क्या हो गया, फ्लो कॉन्सेप्ट है, पीरियड ऑफ टाइम है। लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम द ओवरहेड टैंक, आधे घंटे में खाली हो गई, ठीक है, तो आधा घंटा, दैट इज द स्पैन ऑफ टाइम, ओके। सो दैट इज फ्लो कॉन्सेप्ट। स्पीड ऑफ कार, फ्लो कॉन्सेप्ट। सेल्स ऑफ प्राइस, अब सेल्स जो है वो क्या है, मंथली सेल्स, एनुअल सेल्स, ऐसे ही कंसिडर करते हैं अकाउंट्स में, तो सेल्स भी हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट है। नंबर ऑफ बर्थ, ये भी हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग दिस ईयर, ड्यूरिंग दिस मंथ, ठीक है। तो ये हमारा स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। तो इसमें जो आता है वो क्या है, एग्जाम्पल आएगा, हमें कैटेगराइज करना है कि ये स्टॉक है या फिर फ्लो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ठीक है। देयर आर जनरली 4 सेक्टर्स, ठीक है, इंडियन सॉरी इकोनॉमी को हम सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। 4 सेक्टर्स आर देयर। अब इन 4 सेक्टर्स को हम कैटेगराइज कर देते हैं इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी and in an open economy. Sectors in a closed economy, sectors in an open economy, ठीक है। In a closed economy at maximum there can be 3 sectors, ठीक है। एक closed economy में 3 sectors भी हो सकते हैं जिनके बीच में ट्रांजेक्शन हो रही होगी, ठीक है। One is called household sector, the other one is producer sector, and the third one is government sector. क्लोज्ड इकोनॉमी में जो है 3 ही सेक्टर्स होंगे, दैट मीन्स ये वो इकोनॉमी है जिसमें ट्रांजैक्शन विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री हो रही है, मतलब ट्रेडिंग, लेन देन, ठीक है, खरीद और बिक्री,
ओके, एक्सचेंज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ही हो रहा है, कंट्री के बाहर नहीं हो रहा है ट्रेड, ठीक है, या ट्रांजेक्शन कंट्री के बाहर नहीं हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लोज्ड इकोनॉमी है, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी हो रहा है। तो 3 सेक्टर्स हो सकते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी में, बट इन एन ओपन इकोनॉमी देयर आर 4 सेक्टर्स एट मैक्सिमम, 3 तो यही होंगे, ठीक है, 4th वन ऐड हो जाता है ओपन इकोनॉमी में, दैट इज एक्सटर्नल सेक्टर, जिसको हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या फिर एक्सटर्नल सेक्टर, ठीक है। तो हमारे पास क्लोज ओपन इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या फिर एक्सटर्नल सेक्टर, ठीक है। एट मैक्सिमम 4 सेक्टर्स विल बी देयर और कैन बी देयर इन एन ओपन इकोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटरसेक्टोरल फ्लो। अब इन सेक्टर्स के बीच में ट्रेडिंग होती है आपस में, ठीक है, या फ्लो होता है रिसोर्सेज का। अब उस फ्लो को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। द फ्लो विल बी ऑफ 2 टाइप्स, वन इज रियल फ्लो एंड द अदर वन इज मनी फ्लो। मनी फ्लो में मनी ही फ्लो होती है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है, मनी का लेन देन होता है। रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज, इन रियल फ्लो गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो और एक्सचेंज, एंड इन मनी फ्लो मनी एक्सचेंज, मनी इज एक्सचेंज, ठीक है, मनी का ही लेन देन होता है मनी फ्लो में, और रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज आती हैं, ठीक है। तो पहले हम लेके चलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी में इंटरसेक्टोरल फ्लो, ठीक है। तो क्लोज्ड इकोनॉमी में कितने सेक्टर थे, 3, ठीक है। तो पहले हम एक 2 सेक्टर मॉडल लेके चलते हैं। तो 2 सेक्टर मॉडल में क्या होगा, तो 2 सेक्टर मॉडल इज देयर इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी, दैट इज हाउस होल्ड सेक्टर एंड द सेकंड वन इज प्रोड्यूसर सेक्टर, ठीक है। 2 सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर, ठीक है। इन 2 सेक्टर मॉडल हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर, इन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है। दोनों फ्लो होंगे, रियल फ्लो भी और मनी फ्लो भी। पहले मैं रियल फ्लो लेके चल रहा हूँ। रियल फ्लो में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज मूव करती हैं फ्रॉम वन सेक्टर टू द अदर सेक्टर। अब रियल फ्लो की बात हो रही तो हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर में क्या जाएगा, रियल फ्लो की फॉर्म में। हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या देगा, सर्विसेज, लाइक ओके, जिसको हम कहते हैं फैक्टर सर्विसेज। एम्प्लॉइज जाएंगे काम करने प्रोड्यूसर्स के पास, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीनरी सारी कहां से आएगी, हाउस होल्ड सेक्टर से, सिर्फ एक्सेप्ट मशीनरी। मशीनरी को अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि मशीनरी प्रोड्यूसर सेक्टर से आती है, ठीक है। सो लैंड, लेबर एंड कैपिटल, मनी सारा हाउस होल्ड सेक्टर से जा रहा है। भाई लेबरर्स कहां से, सोसाइटी से जा रहे होंगे काम करने, हाउस होल्ड सेक्टर। लैंड, सोसाइटी की लैंड एक्वायर की होगी प्रोड्यूसर्स ने, ठीक है, एक इंडस्ट्रियल जोन सेटअप करने के लिए। कैपिटल, पब्लिक फंड एक्वायर करते हैं बिजनेसमैन, ठीक है, उसके पास सफिशिएंट मनी नहीं होता, बैंक लोन लेते हैं या पब्लिक से फंड बोरो करते हैं, रेज करते हैं, ठीक है। सो लैंड, लेबर एंड कैपिटल, दैट मींस फैक्टर सर्विसेज गई, ओके, रियल फ्लो में। एक साइड से कंप्लीट। अब प्रोड्यूसर सेक्टर से रियल फ्लो में क्या जाएगा, गुड्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ठीक है, जो गुड्स ये बना देंगे, गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोड्यूसर सेक्टर, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों चीजें जाएंगी, ठीक है। लाइक टेलीकॉम सर्विसेज, हम इंटरनेट सर्विसेज यूज करें, प्रोड्यूसर ही तो दे रहा है कोई हमें, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर के पास जाएंगे। रियल फ्लो कंप्लीट हो गया 2 सेक्टर्स के बीच में। अब आता है इनके बदले मनी पे किया जाएगा। इन्होंने सर्विसेज ली, प्रोड्यूसर सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर सर्विसेज ली, तो बदले में क्या देंगे वो इनको, फैक्टर पेमेंट। भाई वेजेस एंड सैलरीज के रूप में देंगे, रेंट देंगे, इंटरेस्ट देंगे, कुछ तो दे रहे होंगे, ठीक है। फैक्टर्स जो जो यूज किए होंगे उसके बदले वो पे करेंगे, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं फैक्टर पेमेंट फ्रॉम प्रोड्यूसर सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर। क्या चला गया, फैक्टर पेमेंट। सो प्रोड्यूसर सेक्टर इन कंसिडरेशन ऑफ यूजिंग फैक्टर सर्विसेज, प्रोड्यूसर सेक्टर ने फैक्टर सर्विसेज हायर की है हाउस होल्ड से, तो बदले में मनी पे करेगा उनको। किनको, जिनसे फैक्टर सर्विसेज ली हैं, इनको हम कहते हैं फैक्टर ओनर्स। हाउस होल्ड सेक्टर होते हैं फैक्टर ओनर्स, इनके पास फैक्टर्स हैं और ये दे किसको रहे हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर को। तो प्रोड्यूसर सेक्टर ने फैक्टर सर्विसेज यूज की है तो उनके बदले पेमेंट करेगा उनको, तो वो हो जाती है फैक्टर पेमेंट,
ठीक है, फैक्टर ऑफ सर्विसेज यूज करने के बदले उसने मनी पे किया, वेजेस, सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट के रूप में, तो दैट इज कॉल्ड फैक्टर पेमेंट। मनी फ्लो है ये। तो प्रोड्यूसर सेक्टर ने तो मनी फ्लो कंप्लीट कर दिया, हाउस होल्ड सेक्टर भी कुछ पे कर रहा होगा मनी के रूप में। हाउस होल्ड सेक्टर ने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी है, तो ये क्या करेगा, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, या पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज भी लिख सकते हो। ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, मनी फ्लो कंप्लीट दोनों के बीच में। ठीक है, क्लियर। तो 2 सेक्टर मॉडल यहाँ पे कंप्लीट। अब 3 सेक्टर मॉडल आ जाता है। ठीक है, तो बीच में मैंने गवर्नमेंट को ले लिया, दैट इज द थर्ड सेक्टर इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी। ओके, अब ये गवर्नमेंट सेक्टर भी इनके साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा रियल फ्लो और मनी फ्लो में। ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के बीच में रियल फ्लो, भाई हाउस होल्ड फैक्टर ओनर्स होते हैं ना, तो गवर्नमेंट भी प्रोड्यूसर होती है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट के पास होते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो ये इसको क्या देगा, सेम फैक्टर सर्विसेज देगा। तो फैक्टर सर्विसेज चली गई गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट बदले में क्या करेगा, फैक्टर पेमेंट। ठीक है, भाई एम्प्लॉइज को पे करेगा, लैंड ले खरीद रहा है रेंट पे करेगा, लैंड के बदले पैसा उधार ले रहा है तो इंटरेस्ट पे करेगा। ठीक है, फैक्टर पेमेंट करेगा मनी फ्लो के रूप में। अपार्ट फ्रॉम दैट ये यूनिलेटरल पेमेंट्स भी करता है, स्कॉलरशिप, सब्सिडीज, ग्रांट। ठीक है, ये भी आ जाती है हमारी, हालांकि ये ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं। ओके, तो गवर्नमेंट से ये सब्सिडीज भी आती है हमारी, स्कॉलरशिप भी आती है, ग्रांट्स भी आती हैं। अपार्ट फ्रॉम फैक्टर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट भी मनी फ्लो में आती है फ्रॉम गवर्नमेंट टू हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, क्लियर। फैक्टर सर्विसेज गई रियल फ्लो, फैक्टर पेमेंट गई मनी फ्लो। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से दोनों फ्लो कंप्लीट कर दिए, रियल फ्लो भी और मनी फ्लो भी। अब हाउस होल्ड सेक्टर ने दिया फैक्टर सर्विसेज, लेगा क्या रियल फ्लो के फॉर्म में, गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि गवर्नमेंट भी प्रोड्यूसर है, तो गुड्स एंड सर्विसेज लेगा गवर्नमेंट से, और बदले में क्या पे करेगा, पेमेंट, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस टैक्सेस। कंज्यूमर या हाउस होल्ड सेक्टर टैक्सेस पे करता है। ठीक है, तो मनी फ्लो का पार्ट है वो टैक्सेस पे कर, इन दोनों के बीच में कंप्लीट हो गया। अब प्रोड्यूसर के पास जाएगा गवर्नमेंट, प्रोड्यूसर सेक्टर से क्या लेगा, जनरली टैक्स लेता है। ठीक है, तो मनी फ्लो में टैक्स ले लेगा। गुड्स एंड सर्विसेज भी कंज्यूम करता है, इन्होंने जो प्रोड्यूस करी है वो मशीन गवर्नमेंट सेक्टर पब्लिक एंटरप्राइजेस भी खरीदती होंगी, मशीन ले लेगा, दैट मीन्स रियल फ्लो हुआ। प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज गई। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज के बदले पे करेगा, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, मनी फ्लो हुआ, गवर्नमेंट ने पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज की। ठीक है, मनी फ्लो हुआ। अब एक और चीज बच गई कि गवर्नमेंट इसको और क्या लेना होगा, सब्सिडीज प्रोड्यूसर्स को भी देता है। ठीक है, तो पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड सब्सिडीज ये किसकी तरफ से, गवर्नमेंट से प्रोड्यूसर सेक्टर को गई। ठीक है, हो गए तीनों के कंप्लीट। ओके, ये था क्लोज्ड इकोनॉमी में रियल एंड मनी फ्लो। अब आ जाता है तो ठीक है, 3 सेक्टर इकोनॉमी है, तो गवर्नमेंट और प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स को इन रियल फ्लो। ठीक है, रियल फ्लो की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट से प्रोड्यूसर सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज, रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज दी जाती है, तो गवर्नमेंट से प्रोड्यूसर सेक्टर को इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, फैक्टर सर्विसेज लाइक लैंड, गवर्नमेंट लैंड एक्वायर, इंडस्ट्रियल जोन जो कि गवर्नमेंट ने एक्वायर करके, हर स्टेट में इंडस्ट्रियल जोन होते हैं। ठीक है, तो वो लैंड एक्वायर किसने की थी, इंडस्ट्रियल जोन सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट ने की थी, लोगों से गवर्नमेंट ने खरीदी थी। ठीक है, और उनको प्रोड्यूसर्स को प्रोवाइड किसने की, भाई जो स्टेट के जो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, ठीक है, वहाँ पे जो वेयर हाउसेज हैं, जो लैंड है, ठीक है, वो आपको इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड कर रही है, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड कर रही है। तो लैंड क्या हो गई, एक फैक्टर सर्विस हो गई, किसको दी जा रही है, प्रोड्यूसर को। चला गया फैक्टर सर्विस, बदले में वो पेमेंट करेंगे फैक्टर पेमेंट। ठीक है, क्लियर। अब पेमेंट सिर्फ फैक्टर के बदले नहीं करते हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर गवर्नमेंट को यूनिलेटरल ट्रांसफर भी करते हैं। ठीक है, जो क्या होती है, टैक्सेस। ठीक है, क्लियर हो गया। अब प्रोड्यूसर सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज देगा गवर्नमेंट को, भाई वो मशीनरी जो इन्होंने बनाई है, प्राइवेट सेक्टर ने बनाई, लाइक मेडिसिन हो गई। ठीक है,
कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बनाई, वो गवर्नमेंट की नहीं है, वैक्सीन हैं अब बन रही हैं, तो गवर्नमेंट की नहीं, वो प्राइवेट कंपनी बना रही है, गवर्नमेंट उससे खरीद रही है, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विसेज दी इन्होंने, प्रोड्यूसर सेक्टर ने गुड्स एंड सर्विसेज दी गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट बदले में पे करेगी, ठीक है। तो पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, अब गवर्नमेंट से भी गुड्स एंड सर्विसेज के बदले पे नहीं करेगी। जैसे यहाँ पे यूनिलेटरल ट्रांसफर आई थी टैक्सेस के रूप में, गवर्नमेंट भी इसको कुछ यूनिलेटरल लेती है, सब्सिडीज, तो पेमेंट एंड सब्सिडी मनी के पार्ट हो गई कंप्लीट, दोनों रियल दोनों की तरफ से और मनी दोनों की तरफ से, ठीक है, क्लियर। फर्स्ट हम लेके चले रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या फिर एक्सटर्नल सेक्टर, इनके बीच में जो फ्लो हो रहे हैं इंटरसेक्टोरल फ्लो। हाउस होल्ड सेक्टर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को क्या देगा, सेम जो सब प्रोड्यूसर्स को दिया, फैक्टर सर्विसेज, बदले में क्या आएंगी, फैक्टर पेमेंट, ओके क्लियर। इन्होंने कंप्लीट कर लिया, हाउस होल्ड सेक्टर ने अपना रियल फ्लो भी कंप्लीट कर दिया और मनी फ्लो भी कर लिया। भाई इसको फैक्टर पेमेंट मिल गई, ठीक है, सर्कल कंप्लीट हो गया, एक साइकिल कंप्लीट हो गया, उधर से रियल और उधर से मनी। दूसरी तरफ अब देखो हमने क्या किया, हाउस होल्ड का रियल शुरू किया, अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का रियल शुरू करता हूँ। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में प्रोड्यूसर्स हैं, क्या देंगे, गुड्स एंड सर्विसेज। भाई फोर्स हम करते हैं, एमएसपी से खरीदते हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज मिली, बदले में क्या देंगे उनको, पेमेंट, इन गुड्स एंड सर्विसेज के बदले पेमेंट करेंगे, हो गई कंप्लीट, ठीक है। ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हाउस होल्ड में आया। नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर। अब यहाँ पे देखो जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है और जो प्रोड्यूसर सेक्टर है हमारे पास, इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होती नहीं है बेसिकली, बट ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी प्रोड्यूसर है और यहाँ पे भी प्रोड्यूसर है, तो इनके बीच में ट्रांजेक्शन, ये इनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे होंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या आया, गुड्स एंड सर्विसेज इनको गई, बदले में पे कर दिया, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इसी तरीके से ये भी इनको गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे होंगे, पेमेंट होगी, और कुछ नहीं होता इनके बीच में, ठीक है। भाई हाउस होल्ड में ये कंज्यूमर्स है और ये प्रोड्यूसर्स है, यहाँ पे ये भी प्रोड्यूसर है, ये भी प्रोड्यूसर है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, क्लियर। तो प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसर के बीच में सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज गई, और जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कंज्यूमर्स आ जाते हैं, भाई हम एक्सपोर्ट भी तो करते हैं, ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कंज्यूमर्स आ जाते हैं, तो ये प्रोड्यूसर क्या देंगे, गुड्स एंड सर्विसेज, और ये पेमेंट करेंगे। बात तो वही हुई ना, दोनों तरफ से गया तो सेम ही ना, इधर से गुड्स एंड सर्विसेज और इधर से पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। तो चाहे इसको प्रोड्यूसर मान लो चाहे कंज्यूमर मान लो, होगा वही फ्लो कि गुड्स एंड सर्विसेज जाएंगे और इधर से पेमेंट जाएंगे, ठीक है। और अगर ये कंज्यूमर्स हैं तो इनको फैक्टर सर्विसेज भी दे देंगे और ये बदले में फैक्टर पेमेंट कर देंगे, ठीक है, क्लियर। अगर ये कंज्यूमर है ये रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करके दे, तो अब सेमी गुड्स प्रोड्यूस करता है। कुछ इंडस्ट्रीज है ना जो कंप्लीटली लाइक कार बनाने वाली कंपनी है जो दूसरी कंपनी से स्टीयरिंग व्हील खरीदती है, तो उसके लिए वो आउटपुट हो गया, फिनिश गुड है उसकी कंपनी के लिए, लेकिन मेरे लिए इनपुट है, तो मैं उसको अपने प्रोडक्ट में लगाऊंगा। तो कंपनीज के बीच में क्या बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होती हैं, ठीक है, क्लियर। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और गवर्नमेंट के बीच में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट को फॉरेन सेक्टर से एक्सटर्नल सेक्टर से क्या मिल रहा है, असिस्टेंस, ठीक है, मॉनेटरी ग्रांट बोल सकते हो। यहाँ पे हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लिया है, वो दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट भी हो सकती है जो हमारी गवर्नमेंट को असिस्टेंस, एक्सटर्नल असिस्टेंस, लोन दे रही होगी, ग्रांट दे रही होगी, डोनेशन दे रही होगी, ठीक है। तो ग्रांट एंड डोनेशन, एक्सटर्नल असिस्टेंस मिल रही होगी, ठीक है। ग्रांट एंड डोनेशन यूनिलेटरल है, बदले में कुछ नहीं, ठीक है। इसी तरह गवर्नमेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी ग्रांट एंड डोनेशन दे, दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट को भी दे रही होगी ग्रांट एंड डोनेशन, राइट। भाई हम भी रिसीव कर रहे हैं तो हमारी कंट्री भी किसी दूसरी कंट्री को दे रही होगी ग्रांट एंड डोनेशन, ठीक है, या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही होगी, ठीक है। गवर्नमेंट इससे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदती होगी, गवर्नमेंट भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करती है दूसरी कंट्री से, बदले में पेमेंट करेगी, ठीक है, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो हो गया यहाँ पे इन दोनों के बीच में, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में। गवर्नमेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से टैक्सेस तो कलेक्ट नहीं कर सकती है, ठीक है, तो एक्सटर्नल असिस्टेंस या ग्रांट्स ही आएंगी, हो जाएंगी, और गुड्स का भी ट्रांजैक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये था एक्सटर्नल सेक्टर के साथ ट्रांजैक्शन, ओके।